नमस्कार दोस्तों, दिस इज अंशुमान दीक्षित, योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट। एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं एक बहुत ही खास न्यूज़ में। आज हम डिकोड करने जा रहे हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के बारे में, जिसने 6 डेट फंड्स की स्कीम्स को ब्लॉक कर दिया है, इन्वेस्टर के लिए स्टॉप कर दिया है। उसमें ना ही फ्रेश परचेज हो सकती है, ना ही रिडम्पशन हो सकता है, ना ही एसटीपी हो सकती है, ना ही एसआईपी हो सकती है। तो आइए समझते हैं ये क्या न्यूज़ है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो बेसिकली जैसे कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं, नियर अबाउट 6 स्कीम है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड्स की। मल्टीनेशनल कंपनी है, काफ़ी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसका एएम इंडिया में भी और अक्रॉस द ग्लोब भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद भी शायद इतनी बड़ी एमसी होने के बाद भी ये फंड्स को उतने एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पा रही थी। उनको लग रहा था कि नियर फ्यूचर में ड्यू टू वेरियस रीजंस, जिसमें से एक नोवल कोरोना वायरस एपिडेमिक भी है, उसकी वजह से उनको लग रहा था कि शायद आगे चल के इन स्कीम्स की कंडीशन ख़राब हो सकती है। तो उन्होंने अभी से इसमें रिडम्पशन, परचेज, ट्रांजैक्शन, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सभी कुछ क्लोज कर दिया है। तो आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा इन्वेस्टर्स के ऊपर। दूसरी म्यूचुअल फंड जिनका एक्सपोजर फ्रैंकलिन में नहीं है, उन कंपनियों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सब चीज़ें डिटेल में समझते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फ्रैंकलिन के पास अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड, शॉर्ट टर्म इनकम फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, डायनेमिक एक्रूअल फंड, लो ड्यूरेशन फंड और इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड थे। ये 6 के 6 स्कीम्स बेसिकली क्रेडिट रिस्क कैटेगरी की फंड्स हैं। और दोस्तों, जैसे कि मैं अपने कई सारे इन्वेस्टर को बहुत समय से कहते आ रहा हूँ कि इस समय पिछले कुछ सालों से क्रेडिट रिस्क कैटेगरी में हमें ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेना है और इस कैटेगरी को अवॉइड करना। दोस्तों, क्रेडिट रिस्क कैटेगरी को क्यों अवॉइड करना है, उसका रीज़न ये है कि इसमें इस तरह के फंड्स होते हैं जिनमें इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है जहां से एसेट मैनेजमेंट कंपनी को यील्ड ज़्यादा मिलती है, इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, लेकिन उनकी रेटिंग जनरली कम होती है। AA, सिंगल ए, AA+, इस तरह की रेटिंग होती है। AAA+ रेटिंग नहीं होती है और इस वजह से जनरली उसमें यील्ड ज़्यादा मिलती है, इन्वेस्टर को रिटर्न ज़्यादा मिलता है। तो फ्रैंकलिन क्योंकि डेट कैटेगरी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, किस तरह से कि उसके फंड्स में रिटर्न काफ़ी अच्छे आते थे। तो इन्वेस्टर पास्ट परफॉर्मेंस देखता है, वो ये नहीं देखता उसके फोलियो में उस पर्टिकुलर फंड ने अपने फोलियो में किस तरह की कंपनियों को रखा है, उसमें AA कितनी है, सिंगल ए कितनी है। लेकिन जब इस तरह की क्राइसिस की सिचुएशन आती है, तब इस तरह के फंड्स की पोल खुल जाती है और हमें पता चलता है कि उन्होंने रिटर्न तो ज़्यादा निकाल के दिया था, लेकिन ज़्यादा दिया था क्योंकि उसमें रिस्क भी ज़्यादा था। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं थे इन्वेस्टर के लिए। तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड में लगभग 9-10 हज़ार करोड़ का एक्सपोजर है। शॉर्ट टर्म इनकम फंड में लगभग 6,000 करोड़ का एक्सपोजर है। 3,500 करोड़ का क्रेडिट रिस्क फंड में एक्सपोजर है फ्रैंकलिन के पास। डायनेमिक एक्रूवल में भी 2,500 करोड़, लो ड्यूरेशन में 2,300 करोड़, 2,400 करोड़ और इनकम अपॉर्चुनिटीज़ में लगभग 1,900 करोड़ का एक्सपोजर है। तो दोस्तों, इन्वेस्टर का, जिसमें काफ़ी सारे मेजॉरिटी ऑफ रिटेल इन्वेस्टर भी होंगे, उनका लगभग 26,000 करोड़ पैसा कंपनी ने ब्लॉक कर दिया है और ये एक बहुत बड़ी रकम है। और दोस्तों, आज से कुछ साल पहले जब कोल इंडिया का आईपीओ आया था 12,000 करोड़ का, तो हम लोग ये कहते थे कि 12,000 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, इससे तो मार्केट में लिक्विडिटी शॉर्ट हो जाएगी। और आज इस पर्टिकुलर एएमसी ने बिना इन्वेस्टर की परमिशन से लगभग 26,000 करोड़ फंड को ब्लॉक कर दिया है। क्यों उनको ऐसा करना पड़ा? जनरली ये देखा गया है कि अभी रिसेंट पास्ट में बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के ऊपर डेट फंड्स में, स्पेशली उनके डेट फंड्स में काफ़ी प्रेशर देखने को मिला था और कंपनियों का सिंगल डे में M2M 20%, 30%, 25%, 40% तक का M2M लॉस हुआ था, जब IL&FS ने और DHFL ने और सिंटेक्स ने, इस तरह की बहुत सारी कंपनियों ने डिफ़ॉल्ट किए थे
और जो पैसा उन्होंने म्यूचुअल फंड कंपनियों से लिया था उसको वापस नहीं कर पाई थी। और इस तरह की जब कंपनियों ने डिफ़ॉल्ट करना शुरू किया तो बेसिकली एक डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हो गया है। एक गिर रही है, एक कोलैप्स कर रही है, उसकी वजह से वो बहुत सारे दूसरे कंपनियों का फंड ब्लॉक कर रही है, फिर दूसरी गिर रही है, फिर वो बहुत सारी कंपनियों का फंड ब्लॉक कर रही है। और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं यस बैंक और इंडसइंड बैंक जैसे अच्छे खासे जो बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक थे इंडिया के, उनके ऊपर भी आ रहा है। और इनका इम्पैक्ट पीएसयूज के ऊपर भी आ रहा है। जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट डिफॉल्ट करते हैं, किंगफिशर और इस तरह की जब कंपनियां डिफॉल्ट करती हैं तो हमारे पीएसयू बैंक्स भी प्रेशर में आ जाते हैं। नीरव मोदी स्कैम की वजह से पीएनबी में भी प्रेशर है। गीतांजलि जेम्स, पीसी ज्वेलर्स, इस तरह की कई सारी कंपनियों ने बैंक्स को और एनबीएफसीज को बहुत डेंट किया है। तो जब पैसा रुकता है, कॉर्पोरेट किसी वजह से कोलैप्स करते हैं, वो एनबीएफसी को पेमेंट नहीं कर पाते हैं, या बैंक से जो उन्होंने लोन लिया था वो उसको पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में एनबीएफसी भी अपने खर्चों को नहीं पूरा कर पाती और इन्वेस्टर के पैसे को वापस नहीं कर पाती है। और एनबीएफसीज और बैंक्स जनरली इन्वेस्टर से, रिटेल इन्वेस्टर से और म्यूचुअल फंड से पैसा लेते हैं। और एनबीएफसीज में म्यूचुअल फंड का काफ़ी पैसा लगा रहता है, तो इस वजह से वो म्यूचुअल फंड स्कीम भी कोलैप्स कर जाती है। तो इन्होंने ये देखा कि इस समय कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिडम्पशन प्रेशर आ रहा था। और एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि इक्विटी मार्केट काफ़ी करेक्ट हुई है, तो लोगों ने अपने डेट फंड्स से पैसा निकाल के उसको इक्विटी में शिफ्ट किया है, इसकी वजह से भी प्रेशर आ रहा था। और क्योंकि इस समय लॉकडाउन की सिचुएशन है, लोगों को पैसे की ज़रूरत है और इस समय उनको खर्चे पूरे करने हैं, उनकी जो बिजनेस चल नहीं रहे हैं, उनकी जॉब में सैलरी नहीं मिल रही है, तो लोग इन्वेस्टमेंट रिडीम करके अपने खर्चों को पूरा कर रहे हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को की ओवरऑल इम्पैक्ट की वजह से इन स्कीम्स पे या बहुत सारे फंड्स की डेट स्कीम्स पे रिडम्पशन प्रेशर बहुत आ रहा था, क्योंकि इक्विटी तो ऑलरेडी लार्ज कैप 25-30% करेक्ट हो चुका है और मिड कैप 50% करेक्ट हो चुका है, स्मॉल कैप भी 50-60% करेक्ट हो चुका है। इसके अलावा सेक्टोरियल फंड्स में भी बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। तो ओवरऑल लगभग हर सेक्टर में अक्रॉस द कैप हर तरह से पिटाई हो चुकी है और मार्केट ने लगभग 26,000 के आसपास का लो दिखाया है, 42,000 के आसपास का हाई था सेंसेक्स का। तो बहुत डीप करेक्शन हुआ। इस बहुत ज़्यादा डीप करेक्शन होने की वजह से जिन लोगों को फंड की रिक्वायरमेंट है, उनको अपने खर्चे पूरे करने हैं, कुछ एचएनआईज हैं, कुछ बिजनेस ओनर्स हैं, उनको अपने वर्कर्स की सैलरी देनी है, अपने डे टू डे के खर्चे पूरे करने हैं, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचा था कि क्योंकि डेट फंड में इक्विटी नहीं होता है और इसमें रिटर्न्स ठीक ठाक आ रहे थे, तो उनके पास एक ही ऑप्शन था कि डेट को रिडीम करो। तो एचएनआई की तरफ से और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से रिडम्पशन प्रेशर आया और आगे चल के कंपनी को, इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को या जो ट्रस्ट है एसेट मैनेजमेंट का, ये जो ट्रस्ट है फ्रैंकलिन, उनको ऐसा लग रहा था कि शायद ये उनका असेसमेंट हो सकता है कि आगे चल के शायद और बहुत सारी कंपनियां डिफ़ॉल्ट करेंगी, क्योंकि क्रेडिट रिस्क कैटेगरी में डिफ़ॉल्ट प्रायः होते ही रहते हैं। तो अगर ये डिफ़ॉल्ट होते और एचएनआई अपना पैसा निकाल लेते या कुछ समझदार इन्वेस्टर अपना पहला पैसा निकाल लेते, तो रिटेल निवेशक को बाद में बहुत नुकसान मिलता होता, क्योंकि जब वो कंपनी डिफ़ॉल्ट कर चुकी होगी तो ऑलरेडी एनएवी और यूनिट्स, एनएवी पे अच्छा खासा प्रेशर आ चुका होगा। फंड्स की एनएवी 10-20-30% जितना भी डिफ़ॉल्ट होगा उतनी टूट जाएंगी और टूटने के बाद जो पैसा बचेगा फिर वो रिटेल निवेशक के हाथ में आएगा। तो वैसे अगर आप देखें एक तरह से, तो ये जो एएमसी का मूव है उसने रिटेल इन्वेस्टर को बचाने के लिए किया है कि सभी इन्वेस्टर्स के साथ सेम ट्रीटमेंट हो। जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो अपनी पैसे को पहले निकाल लें और बाद में जो बचे उनको ज़्यादा नुकसान झेलना पड़े, ऐसा ना होने पाए। लेकिन ओवरऑल ये स्टेप गलत है, क्योंकि लगभग 26-27 हज़ार करोड़ के आसपास का फंड अगर ब्लॉक कर देती है एक कंपनी विदाउट इन्वेस्टर की कंसेंट के,
अब इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी लगा रखी होगी। बहुत सारे रिटायर वाले लोग होंगे जो रिटायरमेंट का पैसा इसमें लगा होगा और वो उससे मंथली पे आउट लेते होंगे। किसी ने अपने भविष्य के लिए, घर बनवाने के लिए, किसी ने बेटी की शादी के लिए पैसे लगा रखे होंगे। तो एएमसी ये नहीं कह रही कि वो पैसे नहीं देगी, लेकिन अब वो ये कह रही है कि जैसे जैसे ये फंड्स की मैच्योरिटी आती जाएगी, किसी में मान लीजिए उन्होंने एक पेपर ले रखा है जिसकी मैच्योरिटी 1 साल के बाद है, तब वो पैसा देंगे। किसी की मैच्योरिटी 6 महीने के बाद है, तब वो पैसा देंगे। किसी की मैच्योरिटी 3 साल के बाद है, तब पैसा देंगे। किसी की मैच्योरिटी 4 साल के बाद होगी, तब पैसा देंगे। तो वो मैच्योरिटी जैसे जैसे जो जिस फंड्स में, जिस पेपर में उन्होंने पैसा लगा रखा होगा, उसकी जैसे जैसे मैच्योरिटी आती जाएगी, वैसे वैसे वो इन्वेस्टर को पैसा देते जाएंगे। इन्वेस्टर अपनी मर्जी से ना ही नया इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ना ही एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को निकाल सकता है, ना ही वो अपने डेट फंड से इक्विटी में ट्रांसफर कर सकता है, और ना ही वो SIP के थ्रू और इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो सभी तरह के ट्रांजेक्शन को बंद कर दिया गया है और सिर्फ इस समय कंपनी ही सारे डिसीजन ले रही है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही सारे डिसीजन ले रही है कि उसको क्या करना है। तो वैसे तो मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो ये इन्वेस्टर के लिए एक शौक से ज़्यादा है, एक बहुत बड़ा शौक है। और शायद इस तरह के राइट्स नहीं होने चाहिए, लेकिन उसमें एक पहलू ये भी है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के हितों की रक्षा करने के लिए शायद एएमसी को ऐसा करना पड़ा। क्योंकि अगर एएमसी इतना बड़ा स्टेप ले रही है तो आप ये भी मान के चाहिए कि उस एएमसी की साख अब हिंदुस्तान से खत्म हो जाएगी, उसका बिजनेस इनफ्लो बहुत कम हो जाएगा, और अब फ्यूचर में लोग फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में इन्वेस्टमेंट करने में बहुत घबराएंगे। तो एक तरह से कंपनी ने अपनी ब्रांड के ऊपर बहुत बड़ा दाग लगा लिया है। अब आगे देखते हैं चल के इस तरह की क्या डेवलपमेंट होते हैं, और निवेशकों को इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, उनको पैसे मिलेंगे, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। तो इसी नोट में मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा और मैं उस क्वेरी को सॉल्व करूंगा। और उसके अगर आपकी कोई एक पर्टिकुलर क्वेरी होगी तो मैं उसके ऊपर नया वीडियो बना के आपको रिप्लाई करूंगा या आपके कमेंट में आपको जवाब दूंगा। साथ ही साथ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।